हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद तुषार। आज हम पढ़ेंगे ट्राइबल वेलफेयर स्कीम, जनजातियों से संबंधित योजनाएं। ये आपके पीएससी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। और इसमें मैंने केवल इम्पॉर्टेंट जो स्कीम्स हैं उन्हीं को कवर अप किया है, तो जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली स्कीम आती है वो है शैक्षणिक उत्थान हेतु योजनाएं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली जो योजना है उसका नाम है आकांक्षा योजना। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। पहले बात तो जैसे जो उसका प्रारंभ का जो वर्ष होगा उस पर ध्यान देना है। ठीक है, ये किस विभाग के अंतर्गत आती है योजना, ये मेंस के हिसाब से उद्देश्य बेसिकली क्या था और पात्रता जो है वो क्या कवर अप करती है। तो हम पूरी स्कीम्स को इसी हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आकांक्षा योजना सबसे पहले चालू हुई थी 2018 में। इसका विभाग था जनजातीय कार्य विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत में। ठीक है, तो ये एमपी से रिलेटेड है। इसका उद्देश्य क्या है, योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 11वीं एवं 12वीं की कक्षा के प्रतिभावान विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जेईई, नीट, क्लैट तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग एवं छात्रावास की सुविधा। तो अगर आप पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये इंपॉर्टेंट होगा कि कई आपके आसपास के अगर लोग हैं जो जेई और नीट की परीक्षा देते हैं या क्लैट की परीक्षा देते हैं, उनको ऐसी निःशुल्क कोचिंग और छात्रावास की सुविधा दी जाती है इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो अगर कोई आपके आसपास का पहचान का हो तो उसको जरूर बताइएगा। अब इसमें पात्रता बेसिकली क्या होती है, इसमें 10वीं बोर्ड की परीक्षा में मिनिमम 60% आपको परसेंटेज चाहिए होते हैं और माता पिता पालकों की समस्त आय 6 लाख वर्ष से अधिक ना हो। मतलब 6 लाख से अगर कम आपकी वार्षिक सैलरी है तो वो आकांक्षा योजना के अंतर्गत आप आ जाते हो। ठीक है, अब इसमें सक्षम अधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति का इसमें प्रमाण पत्र जो है वो आपको हासिल होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर आपको ये आकांक्षा योजना में इंक्लूड किया जाता है। अब इसके बाद आता है प्रतिभा योजना। प्रतिभा योजना बेसिकली इसका प्रारंभिक वर्ष 2016, विभाग ये है जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत। उद्देश्य बेसिकली क्या है उसका, योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शासकीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु प्रोत्साहन। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज ही है। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो आप डिफरेंस देखोगे वो आगे आपको समझ में आएगा क्या क्या। जैसे आईआईटी है, एम्स है, क्लैट है तथा एनडीए है। इनकी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उच्च उम्मीदवारों को प्रवेश पर 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो पिछली वाली जो योजना हमने पढ़ी थी उसके लिए निःशुल्क पहले कोचिंग दी जाती है और जब जो लोग उसको उत्तीर्ण कर लेते हैं तो प्रवेश पर उनको 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि इसमें दी जाती है। उसमें दूसरी अन्य परीक्षाएं जैसे जेई, नीट, एनआईआईटी जो है, इसके माध्यम से प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो 2-3 एग्जाम्स के लिए अलग राशि दी जाती है और कुछ एग्जाम्स के लिए अलग अलग राशि दी जाती है। ठीक है, इसमें क्या क्या होना चाहिए आपकी पात्रता, पहले तो मध्य प्रदेश का एक मूल्यवासी आप हो, ये जरूरी है। विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो, ये इंपॉर्टेंट है। और वार्षिक जो आपके परिवार की आय है वो 6 लाख से अधिक ना हो, तब आपको ये दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो हमारे यहाँ क्रीमी लेयर, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो क्रीमी लेयर के बारे में आपको पता होगा। क्रीमी लेयर को इंक्लूड नहीं किया जाता है, जो अच्छे खासे घरों से आते हैं लोग उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। और सालाना बेसिकली आय रख के उन्होंने एक सही मापदंड आजमा लिया है ताकि ये पता चल जाए कि इनके जो घर वाले हैं ये अच्छे खासे धन धान से संपत्ति है इनके पास, इसलिए इनको ना दिया जाए। तो 6 लाख से जिनकी कम होगी उनको मिलता है। अब इसके बाद आता है आवास सहायता योजना। इसका प्रारंभ वर्ष था 2016 का। विभाग इसका जनजातीय कार्य विभाग है। उद्देश्य इसका है महाविद्यालयों में अधीनस्थरत एजेजा वर्ग के विद्यार्थियों को गृह नगर से बाहर अन्य शहरों में अध्ययन कर रहे उन्हें वहां आवास के लिए संघ स्तर पर 2,000 रुपए, जिला स्तर पर 1,250 रुपए, विकासखंड एवं तहसील स्तर पर 1,000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाती है। तो जैसे अगर आप बाहर रहते हैं, अगर प्रिपरेशन के लिए बाहर जाते हैं तो विद्यार्थियों को जिन नगरों के हिसाब से अलग अलग प्रकार की राशि वहां दी जाती है ताकि वो अपना जीवन व्यापन वहां पे कर सके। ठीक है, इसमें पात्रता के लिए भी क्या है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। विद्यार्थी जो है वो अनुसूचित जनजाति का वर्ग का होना चाहिए। उसके बाद पालक की वार्षिक आय 6 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट योजना है जो आपको पता होनी चाहिए। अब आता है विदेश में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना। तो जो लोग जो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए कौन सी छात्रवृत्ति योजना है, तो ये बेसिकली प्रारंभ की गई थी 2003 में। ये केंद्र प्रभावित योजना है। तो पिछली जो हमने 3 योजनाएं पढ़ी वो स्टेट रिलेटेड है
और ये वाली जो है वो सेंटर रिलेटेड। इसका विभाग बेसिकली क्या है, मध्य प्रदेश विभिन्न जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के विदेश स्थित उच्च शैक्षणिक पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए सहायता राशि इसमें दी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि विभाग में बेसिकली क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसी होती है उनके द्वारा ये दिया जाता है। तो उसमें अगर आप देखेंगे शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग से विभाग दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रति छात्र को $40,000 वार्षिक शिक्षण शुल्क तथा $9,000 निर्वाह भत्ता पुस्तक इस प्रकार, और $1,000 जो है वो वार्षिक के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें शिक्षण के लिए जो शुल्क है वो $40,000 का है। ठीक है, निर्वाह भत्ता के लिए जो या पुस्तक के लिए जो आपको मिलती है उसमें लगभग $9,000 का है। $1,000 जो है वो वार्षिक जो आपको अलग से खर्चा लगता है, उसके लिए $1,000 दिया जाता है। अब इसके लिए क्या है, इसमें पहले मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक ना हो, मतलब इसमें जो है वो थोड़ा और उन्होंने कम कर दिया है। फिर एक परिवार के एक ही छात्र को योजना का लाभ मिलेगा। अगर मान लीजिए एक परिवार से एक जाता है तो उसको एक ही जन को मिलेगा, 2 जन को इसमें नहीं मिलेगा। इसकी खास तौर पे इंपॉर्टेंस क्यों हो जाती है, जैसे अगर आप मान लीजिए विदेश अगर पढ़ने जा रहे हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से फेवर मिल जाता है, और वो लोग जो अच्छा कर रहे होते हैं छात्र, जो लोग खासतौर पे जर्मनी, जापान या अमेरिका जाते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, यूके यूएस में, तो उनको अच्छी खासी आर्थिक मदद इस योजना के अंतर्गत मिल जाती है। अब देखते हैं अपन प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, इसका प्रारंभ वर्ष था 2015 का। ये केंद्र प्रशासित योजना है। विभाग इसका जनजाति कार्य विभाग है। इसका उद्देश्य क्या है, जनजाति विकास के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक विकास हेतु प्रदेश के 89 जनजाति विकास खंडों में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यालयों को संचालित करना। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो प्री या पोस्ट मैट्रिक के जो विद्यार्थी होते हैं उनकी इसमें मदद करी जाती है छात्रवृत्ति देकर। इसके बाद आता है गुरुकुलम विद्यालय शिक्षा योजना। इसका प्रारंभ वर्ष 2017 था। विभाग इसका जनजातीय कार्यालय विभाग मध्य प्रदेश शासन का है। इसके बाद आती है सिविल सेवा हेतु प्रोत्साहन योजना। अगर आप कर रहे हैं तो ये आपको इसमें बहुत फायदा होगा। प्रारंभ इसका हुआ था 2012-13 के वर्ष में। विभाग इसका है आदिम जाति कल्याण। उद्देश्य इसका क्या है, निजी कोचिंग में सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। तो जो प्राइवेट कोचिंगों में अगर आप जाते हैं पढ़ने के लिए तो उसमें आपको अलग से पैसे दिए जाते हैं। तो अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 40,000 रुपए, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 60,000 रुपए, साक्षरता उत्तीर्ण करने पर 50,000 रुपए और प्रोत्साहन राशि प्रदान करी जाती है। तो ये 3 तरीके से अलग अलग समय पर आपको ये दिया जाता है। तो ये जब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आप एग्जाम क्लियर करते हैं तब इस प्रकार की राशि हो जाती है। फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित अगर आप कर लेते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आपको 20,000 मिलेंगे, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आपको 30,000 रुपए मिलेंगे, साक्षरता उत्तीर्ण करने पर आपको 25,000 रुपए मिलेंगे। तो इतनी राशि जो है आपको प्रदान इसके दर पे करी जाती है। ठीक है, अब इसमें देखिए खास बात क्या है कि इसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं किया गया। अगर आप अभी पहले कोचिंग में जाकर एडमिशन लेते हैं और तब अगर आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते तो कोचिंग की फीस जो है वो आप अपनी जेब से ही भरेंगे। और अगर मान लीजिए आप क्लियर कर लेते हैं तो जाकर आपको 40,000 या 60,000 या 50,000 रुपए की ये आपको राशि प्रदान करी जाएगी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि वो विद्यार्थी जो बेसिकली पढ़ना चाहते हैं, जिनका क्लियर करने का पूरा मोटिव है, तो ये समझ लीजिए आप जो कोचिंग में पैसा देंगे अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो इतना पैसा आपको वापस हो जाएगा, और अगर नहीं कर पाते हैं तो समझ लीजिए आपकी जेब से ही बेसिकली पैसा गया। तो ये थोड़ा सा इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है, वो आप देख सकते हैं। हालांकि ये अभी जो प्रोत्साहन योजना है इसमें अभी बदलाव होने चाहिए कि जिस हिसाब से हमारे देश में फीस स्ट्रक्चर हो गया प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उस हिसाब से इस योजना में एक बड़ा बदलाव आवश्यक है, ताकि क्या हो सके, शुरुआत में ही राशि जो है वो लोगों को दी जा सके, या इतना किया जा सके कि जो छात्र अगर उत्तीर्ण नहीं कर पा रहे हैं और जो अपना समय बिता रहे हैं तो उनको थोड़ी बहुत राशियों की मदद होनी चाहिए, ताकि वो जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो स्टूडेंट्स का जो प्रोत्साहन है वो कम ना हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ एक इसमें इंक्लूड करी जानी चाहिए। हालांकि आप इस चीज़ को वैसे नोट करें कि हाँ इसमें ये इंपॉर्टेंट योजना है, अगर आप इसका फायदा उठा सके तो बिल्कुल उठाइएगा। उसके बाद देखते हैं प्री प्राथमिक कक्षा योजना मध्य प्रदेश में। विभाग इसका जनजाति कार्य विभाग है। उद्देश्य इसका विशेष पिछड़ी जनजाति, बागा, भारिया, सहरिया जनजाति, बहुल दलितों में 38 आश्रम शालाओं में पायलट परियोजना के रूप में प्री प्राइमरी भर्ती का आयोजन किया
जाता है इसके अंतर्गत। इसके बाद आता है अनुसूचित जनजाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा याद करिएगा क्योंकि वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका प्रारंभ वर्ष 2006 था। विभाग इसका स्कूल शिक्षा विभाग है। उद्देश्य इसका बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत समेकित छात्रवृत्ति हेतु कार्यक्रम। लड़कियों की शाला त्यागी दर को कम करने के लिए 11वीं में प्रवेश लेने पर 3000 रुपए की प्रोत्साहन राशि इसमें दी जाती है। तो अगर आप देखेंगे कि थोड़े से पिछड़ा वर्ग के जो क्षेत्र में या पिछड़ा वर्ग क्षेत्रों में रहने वाले लोग या पिछड़ा जनजाति से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं, वहां पर क्या है, लड़कियों की शाला त्यागी की दर जो है वो काफी ज्यादा है। तो उसको कम करने के लिए इस प्रकार की योजना चालू करी गई है। अगर 11वीं में, मतलब ज्यादातर क्या होता है, ऐसा देखा गया है कि बालिकाओं को जब वो 10वीं पास कर लेती है तो 10वीं पास कर लेने के बाद में उनकी कक्षा जो है उनसे छुड़वा दी जाती है। अब इससे होता यह है कि जितनी भी छात्राएं होती हैं उनका जो एजुकेशन है वो 10वीं के बाद छूट जाता है, क्योंकि 10वीं के बाद लोगों का मानना है कि लगभग 10वीं में पहुंचते पहुंचते जो छात्रा की उम्र है वो 15 से 16 वर्ष के आसपास हो जाती है। 15-16 वर्ष के आसपास में उनको लगता था कि हम 18 साल की उम्र तक में जो है वो इनकी शादी की आयु हो जाती है। उसके बाद यह है कि बड़ी जो कक्षाएं हैं इसमें पढ़ने की फीस जो है, फीस स्ट्रक्चर ज्यादा हो जाता है। फिर घरों में इतना उनके पास पैसा नहीं होता कि बच्चियों को आगे वो पढ़ा सके, क्योंकि उनको लगता है कि बच्ची तो हमारे दूसरे घर जाने वाली है ना, अगर हम पढ़ाएं तो केवल बच्चों को ही पढ़ाएं। इस कारण से जो शाला त्यागी है लड़कियों में वो बढ़ती जा रही है। इसी को कम करने हेतु इस प्रकार की जो योजना वो चालू करी गई ताकि बच्चियों को आगे तरफ पढ़ाया जाए। इसलिए अगर आप देखेंगे अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि विवाह की जो आयु है वो स्त्रियों की 21 वर्ष की वो कर दी गई है। उसका रीजन ही यही है कि 21 वर्ष की जो अगर आयु में अगर लड़कियों का विवाह होगा तो एजुकेशन तो एटलीस्ट उनका पूरा ग्रेजुएशन तक का हो जाएगा, जो आज के हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से दहेज और डिवोर्सेस के केस बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए इस प्रकार की योजना सरकार ने अभी चालू करी। एक बार जरूर योजना को जरूर पढ़िएगा, जिसमें जो विवाह की जो आयु है लड़कियों की 21 वर्ष की कर दी गई है। मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। हालांकि इस योजना में हम बात करें तो ये प्रारंभ वर्ष 2006 का है, ठीक है। स्कूल शिक्षा विभाग है इसका, और इसमें जो शाला त्यागी की दर कम करने के लिए योजना चालू करी गई है। अब इसके बाद आता है शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना, ठीक है। इसका प्रारंभ वर्ष 2017 था। इसका नया नाम हो गया है, नवीन नाम इसका है मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना कर दिया गया है। विभाग इसका जनजाति कार्य विभाग का प्रशासन है। उद्देश्य बेसिकली क्या है इसका, जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 10वीं एवं 12वीं के माध्यमिक शिक्षा मंडल से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त होगा पर क्रमशः 51,000 रुपए, 40,000 रुपए और 30,000 रुपए की राशि इसमें दी जाती। विद्यार्थी लोग जो कक्षा 10वीं और 12वीं के माध्यमिक शिक्षा मंडल में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान जो प्राप्त करते हैं, खासतौर पर कौन से, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान जो प्राप्त करते हैं, उनको इस प्रकार की राशि प्रदान करने वाली ये योजना है। अब इसके बाद आती है आदिवासी बालिका विज्ञान प्रोत्साहन योजना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्यों, क्योंकि इसमें बालिका आया है ना, तो ये पूछने की कंडीशन ज्यादा होती है। अब उसका उद्देश्य क्या है, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा में न्यूनतम 90% की सूची में 10 जनजातीय वर्ग की कन्याओं को प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपए देने का इसमें प्रावधान है। तो इसमें बेसिकली क्या है, 12वीं की जो कक्षा में न्यूनतम 90% की जो सूची में आती हैं उसमें 10 जनजातीय वर्ग की कन्याओं को प्रोत्साहन राशि में 50,000 रुपए तक इसमें दिए जाते हैं। तो ये अगर आप अच्छा क्लियर कर लेते हैं, अगर आप स्त्री हैं और अच्छा अगर आप क्लियर कर लेती है 12वीं कक्षा, तो आपकी 90% अगर से बनते हैं तो आप 50,000 रुपए की राशि सरकार आपको देगी। अब इसके बाद आती है अनुसूचित जनजाति बालिकाओं के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, साइकिल वितरण योजना क्या है। अच्छा, इसकी मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप थोड़े से भी अगर आप शहरों से बाहर निकल कर जाते हैं और थोड़ा सा गांव क्षेत्रों में जाओगे तो आप कई ऐसे छोटे छोटे स्कूल्स देखोगे, वहाँ पे छोटी छोटी बच्चियां गांव के, अगर छोटा गांव होता है ना तो वो बहुत पैदल वहाँ पे आती है, मतलब साइकिल बहुत कम ही के पास होती है, ठीक है। तो आपको शहरी क्षेत्र या शहरों के आसपास के छोटे शहर के क्षेत्र में भी कई लोगों के पास साइकिल मिल जाएगी, पर गांव खेड़े साइड में ना ये आपको चीजें मिलती नहीं। या मान लीजिए कि शहरों में भी लोग रह रहे हैं तो वहां पर अगर बहुत कम उनकी आय है तो साइकिल तक बच्चियों को खरीद के नहीं दी जाती, ठीक है। इस कारण से वहाँ बालिकाओं के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना इसमें चालू करेगी। इसका विभाग क्या है, विद्यालय साक्षरता विभाग का है। उद्देश्य बेसिकली क्या है इसका, आदिवासी जनजाति बालिकाओं के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण हेतु ये की जाती है। कक्षा 9वीं में प्रवेश पर कक्षा 11वीं में निवास से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर यह
ये जो योजना है ये उनको दी जाती है। तो अगर आपका घर अगर किसी भी स्कूल से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, या आप कक्षा 9वीं में आ गई हैं या कक्षा 11वीं में आप निवास कर रही हैं, तो उसमें आपको इस प्रकार की योजना के अंतर्गत निशुल्क साइकिल आपको वितरण उसमें किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये योजना केवल शासकीय प्रावधानों के लिए है। काय के लिए? केवल शासकीय प्रावधानों के लिए। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीजों के लिए योजना लागू नहीं होती। इसके बाद आता है एकल मॉडल समुचित विद्यालय योजना। ये इसका प्रारंभ 2012-13 था। इसका भी उद्देश्य बेसिकली क्या है, राज्य द्वारा जो आदिवासी विद्यार्थी होते हैं ना, उनकी गुणवत्ता पूर्व उनको इस प्रकार के एकल मॉडल जो विश्वविद्यालय, जैसे हम नवोदय विद्यालय होते हैं, उसमें वहां पे उनको एडमिशन कराने वाली ये योजना है। इसके बाद आता है सीएम राइज स्कूल योजना। इसका प्रारंभ वर्ष था 11 जून 2021 का। उद्देश्य था इसका शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हेतु नवीन शिक्षा नीति के दृष्टिगत सर्व साधन आधारभूत संरचना की स्थापना हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में किया जाना है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये राइज स्कूल योजना जो चालू करी गई है, तो उसमें क्या है, कक्षा प्रावधान देखिए इसमें क्या है, पहले ये प्रावधान देख लेते हैं। कक्षा KG 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के संयुक्त विद्यालय संचालित कर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, ये इसका बेसिकली प्रावधान है। तो हमारे यहाँ जो शिक्षा की कमी जो बच्चों में आ गई है ना, जो आदिवासी या दूसरे जो बच्चे हैं अंतर्गत, उनके लिए क्या किया जा रहा है कि उनकी कक्षा में रुचि बढ़ाने के लिए, उनको दोबारा से एडमिशन बढ़ाने के लिए, उनकी उपस्थिति बढ़ाने के लिए योजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, खासतौर पे विद्यालयों को आधुनिकीकरण और तकनीकी उपकरणों से लैस कराना। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि जैसे अभी स्कूल्स में AI पढ़ाना चालू कर दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जो है ये पढ़ाना चालू कर दिया गया है। फिर क्लासेस के लिए डिजिटल बोर्ड जो है उनका यूज करना चालू कर दिया गया है। आजकल जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनके लिए अच्छी लैब्स बनाना चालू कर दिया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल जो है टेक्नोलॉजी के आधार पे जो स्मार्ट क्लासेस जो है ना, ये इसके अंतर्गत चलाना चालू हो रहा है। देखिए ये बहुत अच्छा एक सरकार का कदम है, जिसमें इस प्रकार की इन्होंने रणनीति आजमाई, जिसके अंदर शिक्षा की आधुनिकीकरण पे फोकस किया गया। क्योंकि ज़्यादातर अभी भी देखेंगे कहीं भी हमारे यहाँ पुराने भी स्कूल जो हैं, वहाँ पर ब्लैक बोर्ड में व्हाइट कलर की चौक से आज तक लिखा जा रहा है, जबकि डिजिटल बोर्ड जो है वो खरीदने की औकात स्कूल्स रखते हैं। प्राइवेट स्कूलों में भी अभी ग्रीन बोर्ड और वो चौक्स का ही यूज किया जाता है, जबकि वो चाहे तो नए डिजिटल बोर्ड्स लेके आ सकते हैं, है ना, ज़्यादा महंगे भी नहीं आते। अगर आप बंच में खरीदते तो वो डिजिटल बोर्ड भी क्लासरूम के लिए सस्ते पड़ेंगे, लेकिन फिर भी जो है प्राइवेट स्कूल्स उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो इन योजनाओं के अंतर्गत क्या होता है, प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर भी एक प्रेशर आता है कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे बन जाएंगे, या मान लीजिए सरकार अगर प्रेशर देती है प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर, तो आधुनिकीकरण जो हो जाएगा बेटर हो जाएगा क्लासरूम्स का। तो इसमें क्या है, बच्चों की रुचि जो होगी पढ़ने में और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छी योजना है। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट योजना है, पूछी जा सकती है। ठीक है, अब देखते हैं शंखनाद योजना। इसका प्रारंभ वर्ष था 1997। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चालू करी गई थी। इसमें आदिवासी क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया में छात्रों को जोड़ना था। ठीक है, तो ये तो काफी पुरानी हो गई, तो मोस्ट प्रोबेबली ये शायद योजना ना पूछी जाए, लेकिन बताने के लिए जरूरी था। इसके बाद आती है एकलव्य शिक्षा विकास योजना। इसका प्रारंभ वर्ष था 2013 का। उद्देश्य था इसका तेंदुपत्ता संग्राहकों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो कौन से वाले, खास तौर पे मेधावी छात्रों को जो तेंदुपत्ता संग्रह करते हैं ना, उनकी उच्च शिक्षा के लिए उनको प्रोत्साहित करने की ये योजना थी। इसमें 9वीं 10वीं में प्रवेश पर 12,000 रुपए दी जाते थे, 11वीं 12वीं में प्रवेश पर 15,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, और गैर तकनीकी स्नातकों को 20,000 रुपए और तकनीकी स्नातकों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। देखिए खास तौर पे ये वाली योजना की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप देखेंगे जो दोना पत्तल जो जिसमें अपन खाते हैं, जो तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले हैं, ये क्या होते हैं, ये छात्रों को क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को घर परिवार वाले ही कुछ समय तक स्कूल भेजते हैं। जैसे वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको लगता है हम इनको काम धंधे पे लगा लें। तो ये जो है वो बहुत बड़ा काम नहीं है, जंगलों में जा जाकर क्या है, तेंदुपत्ता जो होता है इस आकार का, उनको जाकर इकट्ठा बस करना होता है। बाद में जाके उसकी कटोरी जैसा जो है वो निर्माण करने का हम लोग काम करते हैं। तो उसमें से फांस वांस लगा के ये सब का ये काम किया जाता है। तो वो उनको क्या है कि लगता है कि हमको ज्यादा अगर लेबर मिल जाएंगे ना तो हम ज्यादा बने, क्योंकि इसमें जो है कोई बहुत पैसा नहीं मिलता है, मतलब क्योंकि बहुत सारे आप दोने बेचोगे तब जाकर आपको 10 रुपये 20 रुपये मिलता है बंच में। तो उसमें लगता है ज्यादा लोग अगर इंक्लूड होंगे ना तो ज्यादा
हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो इस कारण से घर परिवार वाले सब लोग इसी में लगते हैं, तो बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ देते हैं। अब इसके कारण क्या हो जाता है कि उनकी शिक्षा जो है, शिक्षा तो छूट जाती है इस कारण से, क्योंकि छोटा बच्चा क्या 8वीं 7वीं 8वीं में पढ़ने लगता है, तब भी इतना समझदार हो जाता है कि ये सब छोटे मोटे काम वो आराम से कर ही लेता है। तो वो शिक्षा उनकी ना छूट जाए, इसलिए ये योजना चालू करी गई थी। इसलिए इसका नाम भी क्या है, एकलव्य शिक्षा विकास योजना के आधारभूत पे रखी गई है। अब इसके बाद अपन आते हैं स्वास्थ्य संबंधी जनजातीय योजनाओं पर। ठीक है, तो स्वास्थ्य जो है वो हमारा इस बार का मोटो भी रहा है। इस बार जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो स्वस्थता को लेकर भी बहुत जागरूक है, तो उसी के अंतर्गत चालू करी गई पहली आहार अनुदान योजना। ठीक है, तो प्रारंभ वर्ष इसका 23 दिसंबर 2017 का था। विभाग जो है जनजातीय कार्य विभाग है। उद्देश्य इसका क्या है, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति जैसे बैगा, भारिया, सहरिया, इनके पोषण में सुधार हेतु ये सम्मिलित करना। ठीक है, तो इसमें कुपोषण दर को कम करने की बात करी गई है। फिर प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति वाले 15 जिलों में संचालित प्रावधान इसमें दिए गए हैं। फिर परिवार की महिला मुखिया के खाते में 1000 रुपए दिए जाते हैं इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें खास तौर पे क्या है, अगर आप देखेंगे कि मेल न्यूट्रिशन बच्चों के अंदर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मेल न्यूट्रिशन के साथ में जो खास तौर पे हमारे यहाँ ट्राइबल लोग हैं वो न्यूट्रिशन डाइट पे ज्यादा जो है वो जोर नहीं देते। अच्छा, न्यूट्रिशन डाइट भी इस हिसाब से कि पहले लोग जब घरों में गाय जब पल जाती थी, गाय भैंस हर कोई अपने घर में पालता था, तो आज गाय भैंस पालना भी जो है बड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि उनका भी रेट इतना ज्यादा कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो क्या हो जाता है कि बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए जितने खाद्य पदार्थ लगते हैं उसका भी नॉलेज आजकल देने वाला कोई नहीं है। इस कारण से इस प्रकार की योजनाएं चालू करी जाती है ताकि कुपोषण जो है वो बच्चों में कम हो सके। और फिर महिला मुखिया की खास तौर पे 1000 रुपए इसलिए भी दी जाते हैं कि ये दोनों बच्चे और जो उनकी घर की माँ होती है उन दोनों के लिए ये काम के होते हैं ना, ताकि उनके पोषण में जो है सुधार किया जा सके। अब इसके बाद आता है दीनदयाल सचल अस्पताल योजना। इसका प्रारंभ वर्ष 2006 था। उद्देश्य इसका क्या था, प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अंचलों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य हेतु इसके तहत चालित गाड़ी में एक डॉक्टर स्टाफ व आवश्यक उपकरण व सेवाएं होती है जो अनुसूचित जनजाति के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये लोग क्या करते हैं कि इसमें एक चलित गाड़ी, मतलब एक एम्बुलेंस जैसी एक गाड़ी होती है जिसमें एक डॉक्टर और साथ में उसके एक स्टाफ जो रहता है वो इंक्लूड रहता है। तो अगर आप देखना कि अक्सर जो थोड़े पिछड़े वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, वहां पर एम्बुलेंस का आना जाना बहुत कम होता है। मतलब हॉस्पिटल भेजेगी तो एम्बुलेंस जाएंगी, ना तो एम्बुलेंस कोई रहती नहीं है। या साथ में ये कह लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी कोई एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो खासतौर पे ट्राइबल एरिया में पड़ता है, तो ट्राइबल लोग बहुत छोटे छोटे गुटों में रहते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं। होता यह है कि अगर मान लीजिए डॉक्टर का घर जो है या कोई डॉक्टर अगर एक जगह पे अस्पताल बनाया गया है, तो दूर वाले को आने में बहुत टाइम लग जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर मान लो जो लोग डिपेंड भी करते हैं, तो आसपास में अगर कोई वैद्य है तो उस पर डिपेंड करेगा, या तो फिर को घर में जो दाइयाँ होती हैं उन्हीं को जाकर यूजुअली लोग दिखा के आ जाते हैं। तो इसमें होता यह है कि इसमें मृत्यु दर जो है वो बढ़ जाती है, कभी कभी खतरे ही बहुत होते हैं, बहुत लेट हॉस्पिटल आते हैं। अब हॉस्पिटल भी आए तो वो दूर का कहीं उनको दूसरे हॉस्पिटल भेज देता है। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए उन्होंने एक स्वचालित क्या की है, एक एम्बुलेंस जैसी एक गाड़ी आपको दी है, जिसमें क्या करती है एम्बुलेंस यहाँ से ट्रेवल करके चली जाती है कहाँ पे, वहाँ पे फोन करने पर। जिसके कारण क्या हो जाता है, उस एम्बुलेंस में हमेशा आपको एक डॉक्टर, उसके साथ में एक स्टाफ जो होता है, सारे आवश्यक उपकरणों के साथ, और सारी सेवाएं जो होती है उस एम्बुलेंस में होती है। तो वो क्या होती है, एक मोबाइल हॉस्पिटल की तरह वहाँ पे वो मूव कर सकता है। तो वो लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि देखिए ये जो अस्पताल है ये 2006 से चालू किया गया है, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे कि इतने ज्यादातर पे अभी कभी हमको न्यूज इसके बारे में ज्यादा सुनने नहीं मिलती है ना। तो इसको खासा तौर पे ध्यान दीजिएगा। इसमें कई प्रकार की अगर जो अभी जो नया कुछ गवर्नमेंट जो प्रावधान लेकर आ रही है, इसमें अभी कुछ नई चीजें इसमें ऐड होंगी है ना। अभी गवर्नमेंट ने चालू किया है एक सिस्टम इसमें। अब इसके बाद आती है दीदी वाहन सेवा योजना। तो इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में सुरक्षित और प्रसव पीड़ा को बढ़ावा देने के लिए प्रसव पीड़ा की व्यवस्था की गई है। तो होता यह है कि प्रसव के समय में वो जो जैसे मैंने ये बताया ना कि मान लो कि अगर किसी दूर जगह पर है और मान लीजिए कोई वुमेन की अगर मान लीजिए डिलीवरी होनी है, तो उनके लिए अलग से गाड़ी की जो सुविधा है वो कराना। ठीक है, तो ये इस दीदी वाहन सेवा के योजना के अंतर्गत में आता है। ठीक है, प्रसव पीड़ा के समय में उनको डिलीवरी के लिए जो सपोर्ट दिया जाता है ना, उस योजना के अंतर्गत दिया जाता है।
अब इसके बाद आता है हीमोग्लोबिन रोग निदान कार्यक्रम। प्रारंभिक ये इसकी हुई थी जुलाई 2022 में, ये खंडवा से चालू हुई थी। उद्देश्य इसका क्या है? सिकल सेल एनीमिया व थैलीसीमिया का निदान करना। 18 आदिवासी विकास खंडों में लागू की जाने वाली जो दवाएं हैं वो इसमें अंतर्गत में मिलती है। ठीक है, तो इसमें भी ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2022 में ये इंक्लूड किया गया ना, तो इस क्वेश्चन का आना हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके बाद आता है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। इसका प्रारंभ वर्ष 2004 रहा है, 25 सितंबर को। उद्देश्य क्या है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क जांच व उपचार की व्यवस्था इसके अंदर करी जाती है। इसमें प्रतिवर्ष 20,000 रुपए चिकित्सा सहायता इसके अंतर्गत दी जाती है। अब इसके बाद आता है देवारण्य योजना। प्रारंभ वर्ष इसका 26 जुलाई 2021 है। उद्देश्य इसका आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना। इसमें जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार के नए आयाम इसमें जोड़े गए हैं। इसके बाद आता है सिकल सेल उन्मूलन मिशन। प्रारंभ वर्ष इसका 15 नवंबर 2021 था। जनजातीय गौरव दिवस पर यह प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य इसका क्या है? जनजातीय समुदाय में सिकल सेल रोग पर नियंत्रण। एनीमिया व थैलेसीमिया द्वारा को सिकल सेल रोग घर प्रणाली की स्थापना की जाती है। इसके अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के तहत झाबुआ व अलीराजपुर क्षेत्र से ये शुरू की गई है और विशेष 2047 तक सिकल सेल उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो इसके ऐसे आपको ना कई इस प्रकार की छोटी छोटी और जो योजनाएं है ना वो आपको ऐसे ही मिलती चली जाएंगी कि इन योजनाओं का यूजुअली फोकस क्या होता है कि हमें स्वास्थ्य जो है वो देश में हमको बढ़ाना है। अच्छा, इसमें इससे रिलेटेड ये भी है कि गवर्नमेंट ने कई ऐसी स्कीम्स अभी चालू करी है जिसमें जैसे आयुष योजना है। आयुष योजना के अंतर्गत में क्या किया जाता है? लोगों को इस प्रकार की बीमारियों का ज्ञान भी दिया जाता है कि इस प्रकार की बीमारियां होती है। कई ऐसे आजकल डॉक्टर्स हो गए हैं जो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कहलाते हैं। ये गांव क्षेत्रों में पहुंच कर भी लोगों को इस प्रकार के जो ज्ञान है किसी बीमारी से रिलेटेड वो देते हैं। उसका निदान कैसे किया जा सकता है, बहुत बड़ी बीमारी ना हो जाए तब तक में, उसका भी वहाँ पे काम किया जाता है। तो ये अभी कई ऐसे एनजीओज भी इसमें जुड़े हुए थे ना, उस पर फोकस आप कर सकते हो। अब इसके बाद आता है मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम द्वार योजना। ठीक है, इसका शुरुआत प्रारंभ हुआ था 15 नवंबर 2021 को। उद्देश्य इसका क्या है? शासकीय उच्च मूल्य के दुकान से उनके द्वार तक राशन पहुंचाने को सुनिश्चित करने हेतु। ठीक है, तो ये राशन पहुंचाने वाली योजना है। फिर आता है तिरंगा थाली कार्यक्रम। उद्देश्य इसका है कुपोषण से निदान। ठीक है, तो जो तिरंगा जो केसरिया रंग है, उसके सभी दालें जो हैं, सफेद चावल और हरी सब्जियां, इसका बेसिकली क्या है? तो इस कार्यक्रम का बेसिक मूल क्या था? ये भी कुपोषण से लड़ने के लिए ये कार्यक्रम चालू किया गया था। अब इसके बाद आती है स्वरोजगार एवं कौशल विकास संबंधी योजना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार की ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पहला आता है तांत्या भील स्वरोजगार योजना। प्रारंभ वर्ष इसका 2013 था। उद्देश्य इसका क्या है? आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। इसमें 50,000 से 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराना इस योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर आता है तात्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। देखिए, इसमें दोनों का नाम तात्या है, लेकिन तात्या भील स्वरोजगार योजना अलग है, तात्या मामा आर्थिक कल्याण योजना दोनों अलग अलग है। अब देखते तात्या मामा आर्थिक कल्याण योजना क्या है। इसका प्रारंभ वर्ष 6 सितंबर 2022 था। विभाग इसका आदिवासी वित्त एवं विकास निगम है। प्रावधान इसका क्या है? नवीन उद्योग एवं स्वरोजगार हेतु अनुसूचित जनजातियों के लिए ऋण सुविधा ये कराना। सीमा इसमें क्या है? 10,000 से 1 लाख तक की सीमा है। आयु सीमा इसमें 18 से 55 वर्ष तक की है। और ऋण कोड बेसिकली किसके अंतर्गत आता है? मध्य प्रदेश सरकार के अंदर। तो ऋण जो बेसिकली आपको दिया जाता है किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत दिया जाता है। अब इसके बाद आता है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। इसका प्रारंभ वर्ष 6 सितंबर 2022 का है। विभाग इसका आदिवासी वित्त एवं विकास निगम मध्य प्रदेश का है। प्रावधान क्या है इसका? नवीन उद्यम एवं स्वरोजगार हेतु प्रावधान जनजातियों के लिए ऋण उपलब्ध कराना। ऋण सीमा इसकी क्या है? उद्योग विनिर्माण इकाई हेतु 1 लाख से 50 लाख तक का ऋण इसमें दिया जाता है। सेवा एवं खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख से 25 लाख तक दिया जाता है। और आयु पात्रता इसकी क्या है? 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की है और न्यूनतम लगभग 12वीं पास होना चाहिए। अच्छा देखिए, कुछ ऐसी योजनाएं हैं ना जिसमें कैटेगरी दी गई है कि इसमें 12वीं पास जरूरी है, इसमें आयु इतनी से इतनी जरूरी है। ठीक है, और इसमें कुछ जो प्रावधान खास तौर पे हैं, प्रावधान को लेकर फोकस कीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक, अब इसमें आता है अगला मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना। इसका प्रारंभ वर्ष है 6 सितंबर 2022 का। एजेंसी इसकी क्या है? आदिवासी वित्त व विकास निगम।
उद्देश्य क्या है इसका? अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए स्वरोजगार, कौशल उन्नयन एवं नवाचार संबंधी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर वित्त पोषण इसके अंतर्गत किया जाता है। अब इसके बाद आती है मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदान कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है? विशेष पिछड़ी जनजाति जैसे कि बैगा, भारिया, सहरिया की आजीविका सुदृढ़ बनाने हेतु ये योजना चालू करी गई है। इसमें प्रत्येक परिवार को 2 जानवर उपलब्ध करवाकर पशु उत्पाद, गौमूत्र, दूध, गोबर, कंडे आदि के मार्केट लिंकेज की व्यवस्था करी जाती है। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि लोग खुद से जो है वो आजकल गाय भैंसे नहीं खरीद सकते, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप क्या कर सकते हो? गाय भैंस जो है वो 2 जानवर गाय मतलब आपको परिवार वो उपलब्ध करा दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो उससे आप क्या क्या बेच सकते हो? देखिए इसमें गौमूत्र है, दूध जो है, गोबर जो है, कंडे जिससे बनाए जाते हैं ना, ये तो प्रोवाइड कराना, मतलब जानवर प्रोवाइड कराना, साथ में उसकी मार्केटिंग लिंकेज जो है वो उसकी व्यवस्था कराना। तो कई लोग जो है वो गोबर का जो कंडे हैं वो खरीदते हैं ऑनलाइन, गौमूत्र ऑनलाइन खरीदते हैं, गाय का दूध जो है वो आसपास में डिलीवर किया जाता है। कई प्रकार की बड़ी जो हमारे एजेंसीज हैं वो दूध आपसे डायरेक्ट खरीदी जाती है। तो इस मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदान के अंदर ये सब आपके लिए किया जाता है। अब आता है चैंपियंस 90 योजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसका आरंभ वर्ष था सितंबर 2022 का। उद्देश्य इसका क्या है? शासकीय उचित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए विद्यार्थियों के लिए व्यवसायिक दृष्टिकोण के साथ व्यवस्थित कोचिंग प्रदान करना। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? लगभग चैंपियंस योजना के अंदर कोचिंग प्रोवाइड कराई जाती है अनुसूचित जाति जनजाति में। तो अगर आप कहीं पे हो और इस प्रकार की योजना से जुड़े हो सकते हो तो चैंपियंस 90 योजना के अंदर आप जा सकते हो, आपको वहां पे फ्री कोचिंग मिल जाएगी। अब इसके बाद आता है सक्षम कार्यक्रम। तो 20 जनजाति बहुल्य शिष्यों के 89 विकास खंडों के जनजातीय विद्यार्थियों को 21वीं सदी का कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या है? यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है ना, अभी जो रिसेंट टेक्नोलॉजी चल रही होती है ना, उसका नॉलेज आपको इस सक्षम कार्यक्रम के अंदर दिया जाता है। तो उसमें जो भी रिसेंट जो टेक्नोलॉजी चल रही होती है, जैसे आईटी सेक्टर हमारे यहाँ बूम है, तो आईटी से रिलेटेड सर्टिफिकेशन और उस प्रकार के कोर्सेज है ना, ये सक्षम कार्यक्रम के अंदर आपको प्रदान किए जाते हैं। अब इसके बाद आता है रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना। प्रारंभ वर्ष था इसका 1 अप्रैल 2023। उद्देश्य था इसका अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उद्योग, सेवा व व्यवसाय उपलब्ध कराना, वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाना, और आयु सीमा इसकी 18 से 50 वर्ष तक की। अब देखिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो बहुत ज्यादा पुरानी योजना है ना, जैसे 2000 सन 2003, 1996 है ना, इसके थोड़े आने के चांसेस कम है। बाकी जो रिसेंटली है 2021, 22, 23, 24 है ना, इसके आसपास के आने की संख्या संभावना जो है वो ज्यादा। तो 17 के बाद से याद रखिए, 17 से 24 तक की जितनी योजना है ना, इनके चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं आने के। अब इसके बाद अपन बात करते हैं आर्थिक कल्याण एवं सशक्तिकरण योजना। तो इसमें सबसे पहली आती है मुख्यमंत्री मदद योजना। ठीक है, 2019 में ये प्रारंभ करी गई थी। प्रावधान का क्या था? अनुसूचित जनजाति के सामाजिक कार्यक्रम हेतु बर्तन आदि उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसमें जन संस्कार पर 50 किलोग्राम निःशुल्क अनाज तथा मृत्यु संस्कार पर 100 किलोग्राम निःशुल्क अनाज की व्यवस्था इसमें करी जाती है। तो ये ऐसी है कि इसमें निःशुल्क आपको अनाज जो है या बर्तन जो है ये सरकार के द्वारा आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। अब इसके बाद आती है मध्य प्रदेश वन मित्र पोर्टल। देखिए अब कुछ मैं ऐसे बता दूं कि इनकी इस टाइप की योजना का ना क्वेश्चन पूछा जाना थोड़ा सा कम है। और मध्य प्रदेश वन मित्र पोर्टल जैसे अगर कोई मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई इस प्रकार का है ना, इसकी संभावना की आने की जो क्वेश्चंस की संभावना जो है ना वो ज्यादा रहती है। इसका शुभारंभ हुआ था अक्टूबर 2019 में। उद्देश्य इसका था आदिवासी एवं परंपरागत वन निवासियों के दावे निराकरण हेतु एक प्रकार का समाधान पोर्टल ये चालू कराना। ठीक है, तो अच्छा इसमें इसकी आने की संभावना जैसे मैंने बताया कि आईटी सेक्टर से रिलेटेड है। तो जो देखना, जिन योजनाओं में टेक्नोलॉजी के बारे में जो पूछा जाता है ना, रिसेंट टेक्नोलॉजी से जो कनेक्ट करी जाती है, उस प्रकार की जो योजनाएं होती है ना, उसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, बाकी जो ऐसे छोटा मोटा जो उस प्रकार की ना, वो गवर्नमेंट उसको ज्यादा पता नहीं क्यों नहीं लेती। इसका मैंने ये चीज देखी है, गौर करिए, आप भी देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आता है समग्र अंत्योदय योजना। इसका प्रारंभ वर्ष था नवंबर 1990। इसके अंतर्गत 13 योजनाएं संचालित होती हैं। ठीक है, तो जितनी 13 योजनाएं हैं इसको ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी है, क्योंकि समग्र अंत्योदय योजना में ना कई प्रकार की योजनाएं हैं और काफी योजना जो है वो पूछी जा चुकी है।
उसमें क्या है, जैसे अंत्योदय स्वरोजगार योजना, तो एक स्वरोजगार योजना वो भी है, एक स्वरोजगार योजना ये भी है। तो शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे, ये काय के लिए योजना है? अंत्योदय योजना में गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए जीवन यापन करने हेतु अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार लोगों को स्वयं रोजगार स्थापित करने हेतु ऋण उपलब्ध कराना, ये पहली चीज। फिर नवजीवन आवास योजना, गरीब आदिवासियों को कम मूल्य पर आवासीय भूखंड आवंटित किया जाता है। फिर वसुंधरा योजना, भूमिहीन जनजातीय कृषकों को भूमि खरीदने हेतु 10 वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना, ये वसुंधरा योजना के अंदर। फिर जल जीवन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के निर्धन कृषकों को सिंचाई सुविधा, मोटर पंप आदि हेतु ब्याज अनुदान दिलवाना। ठीक, इसके बाद आता है स्वावलंबन योजना, उसमें स्वरोजगार के उद्देश्य से दुकान, शेड्स तथा गुमटी निर्माण हेतु ऋण। फिर अनुसूचित जनजाति बेरोजगार युवाओं को ऑटो रिक्शा एवं टेम्पो हेतु ऋण। फिर पवन पुत्र योजना, अनुसूचित जनजाति बेरोजगार युवाओं को ऑटो रिक्शा एवं टेम्पो हेतु ऋण व्यवस्था। अब देखिए इसमें दोनों टाइप में, इसमें स्वावलंबन में भी और पवन पुत्र योजना भी दोनों चीज एक जैसी है। फिर मधुवन योजना, अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन सदस्यों को डेयरी एवं पशु फर्म विकास हेतु ऋण प्रोवाइड कराना। फिर निर्माण श्रम ठेका समिति योजना, अनुसूचित जनजाति वर्ग के श्रमिकों को सीधे लाभ दिलाने के उद्देश्य से उन्हें भवन निर्माण की कला में प्रशिक्षित करना। फिर रफ्तार योजना, जनजातियों में प्रशिक्षित वाहन चालकों को बस एवं ट्रक कार्य हेतु अनुदान दिलवाना, ये रफ्तार योजना के अंतर्गत है। फिर आता है वनजा योजना, वन में निवासरत अनुसूचित जनजाति को उनके घर के निकट लघु वनोपज आधारित लघु उद्योगों से रोजगार का प्रावधान, ये इसके अंतर्गत है। फिर धन्वंतरी योजना, अनुसूचित जनजाति में एलोपैथिक आयुर्वेदिक चिकित्सकों हेतु विकास खंड मुख्यालयों में ही निजी प्रैक्टिस आरंभ करने हेतु शासन द्वारा ये सहायता दी जाती है। ठीक है, ये निजी प्रैक्टिस के लिए। फिर न्याय निकेतन, अनुसूचित जनजाति के वकीलों को अपनी प्रैक्टिस स्थापित करने के लिए न्यायालयों के पास कक्ष बनाकर आवंटित किए जाने वाली संबंधित योजना न्याय निकेतन है। फिर सहारा योजना, अनुसूचित जनजाति के कुष्ठ रोगी, विकलांग, निराश्रित, वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता को सामूहिक उद्योगों एवं पशुपालन हेतु योजना हेतु विशेष सहायता का अनुदान दिलाना, इस सहारा योजना। तो सक्षम योजना के अंतर्गत लगभग 13 योजना हमने देखी और इसमें कई ऐसी योजना है जो मूलतः पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो उसमें इसको याद रखिएगा। अब आता है सूरजधारा योजना, इसका प्रारंभ 2000 से 2001 था। उद्देश्य इसका प्रदेश के जनजातीय सीमांत किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त दलहन एवं तिलहन फसलों के बीज उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाने के लिए। इसके तहत 75% अनुदान की व्यवस्था इसके अंतर्गत करी जाती है। अब इसके बाद आती है अन्नपूर्णा योजना, प्रारंभ इसका 2000 से 2001 था। उद्देश्य अनुसूचित जनजाति कृषकों को खाद्यान्न फसलों के उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता अनुसूचित कराने हेतु ये दी जाती है। अब आती है पंचधारा योजना, प्रारंभ वर्ष इसका 1991 था। उद्देश्य अनुसूचित जनजाति महिलाओं के कल्याण व विकास हेतु यह योजना 5 उपयोजनाओं का समूह है। ठीक है, तो इसमें पंचधारा योजना में 5 योजना आती है। कौन कौन सी 5 योजना? पहली है वात्सल्य योजना, प्रसूति सहायता से संबंधित। दूसरी है ग्राम्य योजना, स्वरोजगार हेतु महिला उद्यमियों को ऋण उपलब्धता। तीसरी है आयुष्मित योजना, बेसहारा विधवा परित्यक्ताओं को की सहायता हेतु ये योजना है। फिर चौथा है कल्पवृक्ष योजना, इसमें रेशम कीट पालन हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। और पांचवी है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इसमें बुजुर्ग महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन इसमें दी जाती है। तो इस योजना की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। पंचधारा योजना याद रखिएगा, ये पूछी जा सकती है पंचधारा योजना। ठीक, अब इसके बाद आती है गैर अधिसूचित घुमंतु एवं अर्धगत घुमंतु समुदाय हेतु आर्थिक सशक्तिकरण योजना, इसका प्रारंभ 2022 था। इसको सीड योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटी, मंत्रालय इसका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता है। इसके प्रमुख 4 घटक हैं। 4 घटक इसको ध्यान रखिएगा मेंस के हिसाब से। उम्मीदवारों हेतु अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु, पीएम आवास के माध्यम से आवास व्यवस्था, पीएम जन आरोग्य के तहत स्वास्थ्य सीमा, उसके बाद सामुदायिक स्तर पर आजीविका पहल की शुरुआत। तो ये 4 घटक इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। तो ये फोकस बेसिकली किसके लिए किया जाता है? अनुसूचित घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय जो होते हैं उनके लिए ये योजना करी जाती है।
अब इसके बाद आता है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, इसका क्या है, प्रारंभ वर्ष वित्तीय वर्ष तो 2021-22 में प्रारंभ हुआ था। मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय। प्रावधान क्या है इसका, जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी संरचना जैसे सड़क, टेलीफोन, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, पेयजल हेतु ये योजना चालू करी गई है। इस योजना में 5 वर्ष हेतु प्रदेश के 7,307 ग्रामों का चयन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो क्या होता है, इतने ग्रामों को 5 वर्ष के लिए एक साथ फोकस किया जाता है और उसके अंतर्गत ये टेलीफोन, आंगनवाड़ी और दूसरी स्वास्थ्य संबंधी जो चीजें हैं वो सरकार प्रोवाइड कराती है। अब आती है इसके अंतर्गत जनजातीय संस्कृति संबंधी योजना। ठीक है, अब इसमें 3 में महत्वपूर्ण योजना है। पहला है आष्ठान योजना। आष्ठान का प्रारंभ वर्ष था जून 2019 का। विभाग इसका आदिम जाति कल्याण विभाग है, ये विभाग याद रखिएगा। उद्देश्य जो है उसका आदिवासियों की संस्कृति एवं व देवस्थानों के संरक्षण है, ये जो ये योजना चालू करी गई है। तो देखिए ये खास तौर पे किस पे फोकस कर रही है, देवस्थानों को और आदिवासी की जो संस्कृति है उसको संरक्षण के लिए योजना चालू करी गई है ना, जनजाति संस्कृति वाली है। तो फिर मध्य प्रदेश युवा नीति 2023 है। इसमें 1000 जनजातीय युवा कलाकारों को 3 महीने की अवधि के लिए 10,000 के मानदेय पर फेलोशिप दी जाती है इसके अंतर्गत। उसके बाद आती है सामुदायिक विवाह योजना। इसमें इसका प्रारंभ 2006-07 था। तो आदिवासी सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह करने वाले कन्याओं को आर्थिक सहायता इसके अंदर दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट 3 योजना है। तो इसमें हमने कवर अप किए लगभग सारी की जनजातीय से रिलेटेड योजनाएं। अगर आपको इस प्रकार के वीडियोस अच्छे लगते हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो इस प्रकार के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम इस प्रकार की वीडियोस और लाते रहेंगे।